हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट और उसका सेकंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका 2.1 दैट इज ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी करवाया है और इस पार्ट में मैं आपको इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स यानी कि ये 2.2 मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनको मैंने आपको मार्किंग करवाई है, यानी कि मैंने यहाँ से उनको टिक मार्क किया है, हाईलाइट किया है और आपसे भी कहा है टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कीजिए ताकि जब भी आप रिवीजन करो इन चैप्टर्स का तो आप डायरेक्टली उन पॉइंट्स को जो हाईलाइटेड पार्ट्स है उनको रीड करोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। सबसे पहला है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अब ये जो हम पैराग्राफ्स करने वाले हैं ये शॉर्ट नोट के लिए, मतलब जो शॉर्ट आंसर्स है ना उनके लिए आते हैं, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे पहला है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में क्या चीज है? द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। तो अब जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है, अर्ली हिस्टोरियंस इंडिया के बारे में जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है वो बेसिकली या तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए आए थे। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. अब उनका जो स्टाइल है लिखने का, उनके स्टाइल से साफ पता चलता है कि किस तरीके से उनको इंडियन कल्चर के साथ नफरत थी और इसी वजह से उन्होंने उसके खिलाफ लिखा। They have ridiculed Indian culture, they had prejudice against Indian culture, मतलब उनको पसंद नहीं था। Their writings were used to justify the colonial British rule. अब वो जो भी लिखते थे तो वो लोग अपने रूल को ही जस्टिफाई करते थे, मतलब उनका रूल ही सही है। इंडियन कल्चर इज नॉट गुड। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937 CE आर डिस्टिंक्ट एग्जांपल्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। तो इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कब पब्लिश हुई थी? ड्यूरिंग 1922 टू 1937 CE। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखना। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये 1922 टू 1937 के बीच में पब्लिश हुई थी। ये परफेक्ट एग्जांपल्स है ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो मैच द कॉलम में कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी एंड द 5 वॉल्यूम्स ऑफ द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको मैच में आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की तरफ। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, many European scholars felt curious about civilizations and countries of the East. अब देखो यहाँ पर इंडिया में जो भी आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में आने के बाद में बहुत सारे ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिनको ऐसे क्यूरियोसिटी होने लगी कि ये जो कंट्री है, यहाँ के एशिया के जो कंट्रीज है, ये शुरू कैसे हुई है, इनका सिविलाइजेशन शुरू कैसे हुआ है। दे वर क्यूरियस अबाउट द सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे बस्तियां कैसे बसने लगी। तो ये क्यूरियोसिटी ने उनको यहाँ बुलाया ताकि यहाँ के बारे में वो स्टडी कर सके। तो सम ऑफ दीज स्कॉलर्स फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स, यूरोपियन स्कॉलर्स तो ऐसे थे जिनको यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत वो रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत रिस्पेक्ट था उनको और एडमायर करते थे कि कितना अच्छा है, मतलब कैसे डेवलप हुआ होगा इतना अच्छा। तो दीज स्कॉलर्स वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। तो ये जो एडमायर करते हैं हमारे कल्चर को, सिविलाइजेशन को, रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स। ठीक है, तो द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब ये जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ की जो लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, उसको और अपने बहुत सारे दूसरे यूरोपियन लैंग्वेजेस को कंपेयर किया, यानी संस्कृत को दूसरे यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ में कंपेयर किया। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने ज़्यादा करके वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे फोकस किया। अब आपको मैं बता दूं वैदिक ट्रेडिशन क्या होता है। वैदिक ट्रेडिशन मतलब हमारा जो पुराना रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, हमारे पुराने रिलीजियस प्रैक्टिसेस या जो मान्यताएं हैं हमारे, या जो लाइफ स्टाइल जीने का तरीका था, वो ओल्डन डेज का बात कर रही हूँ मैं, दैट आर रूटेड इन द वेदास। ये सब चीज़ें जो है हमारे वेदास में जिक्र है इन सब चीज़ों का। हमारे पुराने ज़माने के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स है, हमारे रहन सहन, जीने के तरीके हैं, ये सब हमारे वेदास में मेंशन्ड है, जो कि हमारा ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट है ऑफ हिंदुइज्म।
एंड संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर मतलब ये रेंज ऑफ रिटन टेक्स्ट है, बहुत वेराइटी ऑफ रिटन टेक्स्ट है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, सारे फिलोसॉफिकल ट्रियटाइजेस है, एपिक्स है, नैरेटिव्स है, बहुत कुछ है। तो संस्कृत लिटरेचर इतना वास्ट है। तो उन्होंने ज़्यादा करके जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन संस्कृत लिटरेचर को इनके ऊपर फोकस किया। और जब उन्होंने इनको स्टडी किया वैदिक ट्रेडिशन को और संस्कृत लिटरेचर को, तो इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये धारणा, ये बिलीफ उनकी हो गई कि ये जो एंशिएंट लैंग्वेज है संस्कृत, दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। यानी कि ये उनका ये मानना, मतलब ये ऑलमोस्ट पक्का हो गया था, ये मानने लग गए थे कि संस्कृत जो है जितनी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उन सब की माँ है। मतलब सारी के सारी दूसरी लैंग्वेजेस जो है संस्कृत लैंग्वेज से ही उत्पन्न हुई है, यहीं से आगे बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। इट ओपन्ड द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। अब मैं ये चीज को हाईलाइट करती हूँ। 1874 में सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। अब ये एशियाटिक सोसाइटी क्या है कोलकाता की? एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसी रिनाउंड फेमस इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरीके से समर्पित है, डेडिकेटेड है टू द प्रमोशन ऑफ एशियन स्टडीज। मतलब यहाँ के स्टडीज और रिसर्च के लिए पूरी तरह से समर्पित है। एशिया के ऊपर अगर किसी को स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो वो यहाँ पे इस एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको रिसर्च करने के लिए मिलेंगे ढेरों किताबें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैप्स, आर्टिफैक्ट्स, बहुत कुछ मिलेगा। और इसमें तो आपको टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी भी मिलेगी और कुछ पेंटिंग्स भी मिलेगी। तो सबसे पुराने इंस्टीट्यूशंस में से एक है ये एशियाटिक सोसाइटी, जो सर विलियम जोन्स ने फाउंड की थी। और ये रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट, इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन इंडियन हिस्ट्री लिटरेचर एंड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। इट ओपन द डोर्स, मतलब यहाँ के जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन लोगों के लिए तो जैसे मानो रिसर्च के दरवाजे खुल गए हैं यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। क्योंकि पहले जब अगर हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखना चाहते थे तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन ये खुलने के बाद में यहाँ पे रिसोर्सेज भर भर के उनको मिलने लग गए। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, अब जितने भी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे उनमें से फ्रेडरिश मैक्स मिलर, इनका नाम खास है, बहुत स्पेशल है, स्पेशल मेंशन इनका आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। फ्रेडरिक मैक्स मिलर, इन्होंने क्या किया है, उनके हिसाब से संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इनका ये मानना था कि संस्कृत जो है सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और इनफैक्ट संस्कृत इज सेड टू बी द मदर लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ओके, और वो इतने डीपली इंटरेस्टेड थे संस्कृत लिटरेचर में, बहुत ज्यादा डीपली ही वॉज इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। तो उन्होंने क्या किया, ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। दैट इज फ्रेडरिश मैक्स मिलर ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। ये जर्मन के थे, जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. इसको भी हाईलाइट करती हूँ। He was the editor of the 50 volumes of the sacred books of the East. इन्होंने कम से कम 50 बुक को एडिट किया है, यानी संस्कृत से जर्मन में ट्रांसलेट करते समय एडिटिंग का काम इन्होंने किया है। नेक्स्ट, he also compiled ऋग्वेदा which has been published in 6 volumes. उन्होंने ऋग्वेदा को भी कंपाइल किया है। कंपाइल करना मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज जगह जगह से इकट्ठे करना, यानी कि जगह जगह से उन्होंने कलेक्ट किया है रिटन टेक्स्ट वगैरह और उसको एक जगह पे कंपाइल किया है ऋग्वेदा को, और जो उन्होंने 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। मतलब अलग अलग जगह से नॉलेज को एकत्रित करके 6 किताबों में उन्होंने ऋग्वेदा के बारे में लिखा है, और बाद में उन्होंने ऋग्वेदा को भी जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो पहले कलेक्ट किया, ऋग्वेदा को कंपाइल किया, और फिर उसको 6 वॉल्यूम्स में बनाया, और फिर उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो फ्रेडरिक मैक्स मिलर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब नाम है, सिग्निफिकेंट नाम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया है। सबसे पहला हितोपदेश उन्होंने ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में। उनका ये भी मानना था कि संस्कृत लैंग्वेज इज द मदर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। साथ ही साथ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट उन्होंने एडिट किया है,
और ऋग्वेदा को कंपाइल करके 6 वॉल्यूम्स में उन्होंने बनाया है और उसी को उन्होंने ऋग्वेदा को ट्रांसलेट भी किया है जर्मन लैंग्वेज में। अब ये जो कुछ भी किया है ओरिएंटलिस्ट राइटर्स ने, ये बेसिकली थे तो सारे यूरोपियन ही, आउट ऑफ कंट्री के थे। इंडियन स्कॉलर्स तो उसमें बहुत कम थे, 1-2 ही है। तो लेकिन जब एडवर्ड सेड, ये एक स्कॉलर है हु हैज रीइवैल्यूएटेड ओरिएंटलिस्ट राइटिंग, इन्होंने जब ये जितने भी ओरिएंटलिस्ट राइटर्स थे उनकी राइटिंग्स को देखा, रीइवैल्यूएट किया, तो उनको ये पता चला कि ये सारे के सारे राइटिंग्स कहीं ना कहीं इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट रखते थे। इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट मतलब ये सभी के सभी अपना पावर जमाने में बिलीव करते थे कि वो दूसरे देश को इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली उसको कैप्चर करे, क्योंकि उनको यहाँ का देश इतना अच्छा लगा ना, तो वो चाहते थे कि वो ये देश के ऊपर भी अपना कब्जा बनाए रखे। तो ही हैज थ्रोन लाइट ऑन द इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स। मतलब ये जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे, इनका पूरा इंटरेस्ट था कि वो यहाँ पे इम्पेरियलिस्ट बने, यहाँ आके अपना इम्पेरियलिस्टिक नेचर रखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट बात पर, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। अब ये जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ की अच्छी बातें बताई, राइट। तो जब ये अच्छी बातें बताई तो एक तरीके से सीड्स जो है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की सीड्स आपको ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ही मिल जाएगी। देखो, the writings of Indian historians who were trained in the British educational system shows an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of Indian readers। ये चीज आप अगर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर नोट आए तो आप ये पॉइंट नंबर 1 डेफिनेटली लिखना। ओके, ये जो राइटिंग्स है इंडियन हिस्टोरियंस की, ये इंडियन हिस्टोरियंस बेसिकली ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में ही ट्रेन हुए हैं। तो जब उन्होंने ट्रेनिंग ली ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में और फिर जब हिस्ट्री लिखना चालू किया अपने कंट्री के बारे में, तो सबसे पहला उन्होंने काम ये किया कि जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल एरा को जस्टिफाई किया है, कॉलोनियल पॉलिसीज को जस्टिफाई किया है अपनी हिस्ट्री में, तो वहाँ पर उस जस्टिफिकेशन को गलत साबित करके इंडिया के पॉलिसीज को राइट साबित करना, मतलब इंडिया के लाइफस्टाइल को, इंडिया के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया के कल्चर को, उसको राइट साबित करना था। ठीक है, तो रिस्टोर करना, रिस्टोर द प्राइड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ के प्राइड को समझो मानो मिट्टी में ही मिला दिया हो। उन्होंने कॉलोनियल एरा को जस्टिफाई किया, राइट, कॉलोनियल पॉलिसीज को जस्टिफाई किया है। लेकिन यहाँ पे जब इंडियन हिस्टोरियंस आए तो उन्होंने रिस्टोर किया इंडिया के प्राइड को, इंडिया की ग्लोरी को, एंशिएंट ग्लोरी, जो हमने जब हमारा देश जो है अचीवमेंट्स के मामले में अपने पीक पर था, ऊंचाइयों पर था, ठीक है, वो ग्लोरी, वो प्राइड और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिया ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी प्रोग्रेस किया, तो उसके ऊपर उसे गर्व है। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने उन चीज़ों को रिस्टोर किया, मतलब वो प्राइड वाली बातें जो है वो लेकर आ गए। अब नेचुरली जब प्राइड वाली बातें आती हैं तो नेशनलिस्टिक फीलिंग अपने आप जागृत हो जाती है। देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, इसीलिए उनके राइटिंग्स को हम नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, ये आप ये कर सकते हो इसको हाईलाइट। तो नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। इनके लिखने के बाद में ही या इनके बोलने के बाद में ही नेशनलिस्टिक राइटिंग्स को इंस्पिरेशन मिला, स्पेशली महाराष्ट्र में। उन्होंने क्या किया, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने क्या किया, he criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो हिस्ट्री लिखी है वो प्रेजुडाइज्ड है, मतलब उन्होंने अपने साइड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा है, इंडियन साइड को कम इंपॉर्टेंस दिया है। तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने इस प्रेजुडाइज्ड हिस्ट्री का क्रिटिसिज्म किया है कि वो गलत लिखा है उन्होंने। The nationalistic historians tried to seek the golden era of Indian history। और ये जो nationalistic historians थे, इन्होंने जो golden era था इंडियन हिस्ट्री का, जो सबसे अच्छा पार्ट, बेहतरीन पार्ट हमारे इतिहास का, वो उन्होंने वापस से लाना चाहा अपने राइटिंग्स के थ्रू। They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth। और इसी वजह से उनको कई बार जो है ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने की हिस्ट्री लिखते समय इंडिया की प्राइड और ग्लोरी को बनाए रखने के लिए कई बार उन्होंने इग्नोर किया हिस्टोरिकल ट्रुथ को और क्रिटिकली एनालाइज नहीं किए बहुत सारी चीज़ों को जो हिस्ट्री लिखते समय करना चाहिए।
महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी and Anant Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalist historians. तो जितने भी ये यहाँ पे नाम दिए हैं उनमें से आप कम से कम 4 to 5 नेम्स जो है लर्न कर लीजिए, ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किए वो सारे एक एक पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे के बारे में आप जानते हैं क्या? ठीक है, तो चलिए लर्न करते हैं। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे हैज एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ द मराठा एम्पायर इन ग्रेट डिटेल्स इन हिज बुक द राइज ऑफ द मराठा पावर। ये आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। द राइज ऑफ द मराठा पावर वॉज रिटन बाय जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। द राइज ऑफ द मराठा पावर, द राइज ऑफ द मराठा पावर वॉज रिटन बाय जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। ये आप चीज हाईलाइट कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकते हैं। तो उन्होंने इस किताब में एक्सप्लेन किया है कि बैकग्राउंड क्या था मराठा एम्पायर के राइज होने में, उसके पहले बैकग्राउंड क्या था। ये ऑल ऑफ अ सडन तो मराठा एम्पायर राइज नहीं हुआ है, इसके पहले ऑलरेडी कुछ ऐसे घटनाएं घटी है, बैकग्राउंड ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी वजह से ये मराठा एम्पायर राइज हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नॉट लाइक अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर, है ना, एकदम से जैसे कोई जंगल में आग लग जाती है वैसे नहीं है, उसके लिए पहले से कुछ चीजें हुई रहती हैं जिसके कारण ये आग लग जाती है। तो बट द ग्राउंड फॉर इट इन इट महाराष्ट्र ऑन द सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल्स वाज गेटिंग रेडी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां हो रही थी, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या रिलीजियस लेवल पे हो, ये काफी समय से होती आ रही थी, जिसके कारण ऑल ऑफ अ सडन ये हमें ऐसे लगा कि मराठा एम्पायर हमारा खड़ा हो गया। बट नो, इट वॉज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, इट वॉज ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स which were happening, the wrong practices, ill practices which were happening before the rise of Maratha Empire. चलिए अब आते हैं हम बहुत ही important part में, ठीक है। Rajwade is well known for his writings in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. अब देखो, ये आप कोई लोग इसे रजवाड़े कहते हैं, कोई राजवाड़े कहते हैं, कोई राजवाड़ी कहते हैं। ये एक प्रॉपर नाउन है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, बट प्रॉपरली इट इज राजवाड़े। ओके, राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, एटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा। ये बहुत ही वेल नोन राइटर है और मराठी राइटर है, और मराठी में उन्होंने बहुत सारे वेरिड सब्जेक्ट्स पे किताबें लिखी हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास पे, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स यानी साइंस ऑफ लैंग्वेजेस पे, एटिमोलॉजी यानी कि ओरिजिन पता करना, किसी भी वर्ड का, किसी भी चीज का ओरिजिन कहाँ से आया, रूट कहाँ पर है, वो चीज उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया है, एटिमोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी का मैं आपको अगर डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँ तो इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ साउंड्स एंड मीनिंग। यानी कि एक वर्ड की हिस्ट्री को ट्रेस करना, दैट इज कॉल्ड एज एटिमोलॉजी। ग्रामर हम सभी जानते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे वेरिड सब्जेक्ट्स पे और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने लिखा है मराठी में। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। और बिल्कुल राजवाड़े का ये मानना था कि हमें हमारा इतिहास खुद लिखना चाहिए, क्यों कोई और आके हमारा इतिहास लिखे। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचे इतिहासाची साधने। इन्होंने कंपाइल किया यानी कलेक्ट किया, जहां जहां से भी उनको मराठा के हिस्ट्री के ऊपर कुछ भी रिसोर्स मिल रहा था, उन्होंने उन्हें कंपाइल किया और एडिट किया इनटू 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचे इतिहासाची साधने। ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। He wrote various scholarly prefaces to each of the 22 volumes. Scholarly prefaces लिखा है, ये भी हाईलाइट करती हूँ क्योंकि ये मैच द कॉलम के लिए कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने, अभी प्रीफेस क्या होता है, देखो कोई भी बुक होती है तो उसके स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जिसमें एक छोटा सा ग्लिम्स होता है कि उस किताब में क्या है, राइट। तो उन्होंने 22 प्रीफेसेस, जो 22 वॉल्यूम्स थी, हर एक किताब का एक प्रीफेस लिखा है और वंडरफुली एकदम रिच स्कॉलरली प्रीफेस उन्होंने लिखा है।
ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, अगर रजवाड़े के ऊपर आपको ऊपर इनके ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो उन्होंने क्या कहा है कि हिस्ट्री क्या होना चाहिए, इट शुड बी एन ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। पास्ट में जो सोसाइटीज थी उनमें खाली हमें पॉलिटिकल इमेज या कॉन्स्पिरेसीज या वॉर्स ये सब नहीं लिखना है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सब कुछ हमको एक हिस्ट्री में लिखना चाहिए। जैसे कि वहाँ के लोगों के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, उनके सोशल ऑर्डर के बारे में, और वुमेन्स के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, लैंड के बारे में, सब कुछ, एवरीथिंग इट शुड बी इंक्लूडेड। सो उनके हिसाब से हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज, ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, खाली पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्पिरेसीज के बारे में नहीं होनी चाहिए, वॉर्स फॉर सीजिंग पावर के बारे में नहीं होनी चाहिए, बट ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। वापस से इन्होंने ये इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री को हमें सिर्फ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स यूज करके ही लिखना चाहिए, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमको मिल गया और उसको हम हिस्ट्री मान ले, नहीं, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें कि ये वाकई में रियल है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है, जैसे मैंने बोला ना, देश के प्रति प्यार, देश का सेल्फ स्टीम, उसका ग्लोरी, ये सब बरकरार करने के लिए लिखा गया था। और इसीलिए जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है, इसके वजह से हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जैसे मानो उसको एक स्पार्क मिल गया, ट्रिगर हो गया, वो बढ़ गया एकदम से। और इस मामले में इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया 1850 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इंपॉर्टेंट है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में। ठीक है, इस चीज ने लोगों के अंदर जो इंडिपेंडेंस की जो भूख थी वो बढ़ा दी, और उन्होंने पूरे मन से, तन से, धन से इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना शुरू कर दिया था। मतलब ये ऑलमोस्ट हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो नेशनल वॉर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मंगल पांडे को जब हैंग किया था तब से जो चालू हो गया, तब से फिर वो और बढ़ा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू। अब ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की वजह से रीजनल हिस्ट्रीज को भी मोमेंटम मिला। अब लोग एक पर्टिकुलर रीजन की भी हिस्ट्री के बारे में लिखने लग गए, हम पूरे कंट्री के नहीं, पर्टिकुलर रीजन की भी हिस्ट्री डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल हिस्ट्री। जैसे सबसे पहले हमने वो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, रिटन बाय कल्हाना, राइट, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो रीजनल हिस्टोरियोग्राफी है। As a result, the attention of historians were drawn to the geographic conditions and history of the South Indian regions. इसका नतीजा ये हुआ कि जो historians थे उनका ध्यान कहाँ आकर्षित गया, geographic conditions and history of the South Indian region. South Indian regions का geographic conditions क्या है और उनका history क्या है, उसके ऊपर गया। Next last part, historiography in the post-independence era. Independence के बाद में जो historiography हुई है, let us study about that. Now, along with the writing of the dynastic histories, the cultural, social and economic histories were also being written. मतलब dynamic histories तो लिखी जा रही थी, इसके अलावा कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्रीज ये सब भी लिखे जाने लगी। जैसे कि रीजनल हिस्ट्री की बात करें तो रीजनल हिस्ट्री में ये सब आ जाएगा, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्री, वहाँ की जगह के बारे में। ठीक है, स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बिगेन टू फील द नीड ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, साइंसेज, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कल्चरल एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। तब देखो रीजनल हिस्टोरियोग्राफी ही नहीं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में बाद में जो हिस्टोरियंस थे उन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा, ज़रूरत महसूस होने लगी कि हमें कम्युनिटीज़ के बारे में, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है वो कैसे आई, ठीक है, उनके शुरुआत कहाँ से हुई, अलग अलग साइंस है, इकोनॉमिक सिस्टम्स है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, कि इन सब के बारे में भी इंडिविजुअली लिखे। ये सब कब बात हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल्स। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बेसिकली 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स थे जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे उस समय के हिस्टोरियंस पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। वो पहला है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री,
सेकेंड है सबल्टन हिस्ट्री, थर्ड है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो सबसे पहले मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ओके। The concern for the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist historians. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, what are the means of production, what are the modes of production and what are industrial relations. तो देखो means of production क्या है। means of production यानी कि जो भी resources है, tools है, आप यूज करते हो प्रोड्यूस करने के लिए, they are means of production, ठीक है। सेकेंड modes of production क्या है। modes of production मतलब आप ये समझ लो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी चीजें जो हैं आपकी इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में आती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब कि जैसे ये आगे भी आएगा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म इसमें आगे भी आएगा। इसके अंदर क्या होता है कि किसी की लैंड नहीं होती है, लैंड सबकी होती है, मतलब किसी एक इंसान की लैंड नहीं होगी, सबकी लैंड होगी और हर कोई उसमें काम करेगा और जो भी प्रोड्यूस मिलेगा सब मिल बांट के खाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ से शुरू होता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से और फिर आगे जाता है वो स्लेवरी में। फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो है इंसानों को अपना गुलाम बना देते हैं और गुलाम बनाने के बाद में कुछ लोग इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं और गुलाम बनाने के बाद में उनसे काम करवाते हैं, दैट इज स्लेवरी। फिर आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स जैसे जो लैंड एक्वायर कर लेते हैं और वहां पर बॉन्डेड लेबर्स रखते हैं, मतलब वहां पे मजदूर रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं वो और बहुत थोड़ा उनको देते हैं, पेट भरने जितना बस खा लो। कैपिटलिज्म फिर वही आ जाता है और सोशलिज्म वगैरह वगैरह, जिसमें अब इन सब चीज़ों में क्या होता है कि लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स, ये सब चीज़ें भी काउंट होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब जो काम करवा रहा है और जो काम कर रहे हैं उनके बीच का क्या रिलेशन है। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में बेसिकली ये तीन चीजें जो हैं वो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, फोकस रहता है, दैट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। दे वर एट द सेंटर ऑफ द राइटिंग्स इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, मतलब वो सेंटर है। Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. और जैसे कि मैंने बताया उनका मेन कंसर्न क्या है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी एनालाइज करते हैं कि अगर कोई भी सोशल इवेंट हुआ है, सोसाइटी में कोई भी ऐसी घटना घटी है, तो उसका असर क्या रहा है सोसाइटी के ऊपर। तो ये सब उनका बेसिक एकदम जो मेन मकसद होता है ना, बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये सब वो अपने हिस्ट्री में लिखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एनी सोशल इवेंट, ओके। नेक्स्ट, Marxist historians in India studied the transitions within the caste system. अभी कास्ट सिस्टम के अंदर ही कितने ट्रांजिशंस हुए हैं वो स्टडी किया है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने। नेक्स्ट, अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु एडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, मतलब जो इंडियन हिस्टोरियंस जिन्होंने ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अपनाई है हिस्ट्री लिखने के लिए, उनमें से स्कॉलर्स है जैसे दामोदर धर्मानंद कोसंबी, ये यहाँ पे फोटो दिया है उनकी, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ, रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल, दे हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली, मतलब इन 4 हिस्टोरियंस का बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहा है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है। अब आते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कॉमरेड दांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। कॉमरेड दांगे फाउंडर मेंबर्स थे, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के, और साथ ही साथ उन्होंने ये किताब लिखी है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, राइट, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे स्टार्टिंग में प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, फिर स्लेवरी है, राइट, वैसे तो उन्होंने ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म यानी शुरुआत जो था सोसाइटी का, वहां से लेकर स्लेवरी तक कैसे पहुंचे, उसके ऊपर उन्होंने ये लिख रखी है। तो ये बुक लिखने पर ये पता चलता है साफ कि ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के फॉलोअर है, उस फ्रेमवर्क में काम करते हैं। सो कॉमरेड अमृत डांगे, Comrade Dange, he was one of the founder members of the Indian Communist Party. He wrote Primitive Communism to Slavery, which represents Marxist historiography. आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सबल्टन हिस्ट्री के तरफ। सबल्टन हिस्ट्री क्या है? The seeds of subaltern history are found in a Marxist historiography. इसकी शुरुआत हमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ही मिल जाएगी। The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society. तो ये जो एंटोनियो ग्राम्सी है, ये इटालियन हिस्टोरियोग्राफर है, एंटोनियो ग्राम्सी,
इनका मानना था कि अगर हमें हिस्ट्री लिखनी है तो हमें हिस्ट्री उन लोगों से शुरुआत करनी चाहिए जो सोसाइटी के सबसे निचले स्तर पर है, द बॉटम मोस्ट रैंक्स, उन लोगों से हमें शुरुआत करनी चाहिए। इनफैक्ट सबल्टन मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स। इनफैक्ट सबल्टन का मतलब ही है सबसे निचला स्तर, बॉटम मोस्ट रैंक, सबसे निचला स्तर। Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories. Folklore means common people. Common people ही important part है अगर हमें subaltern history लिखनी है तो therefore they are very important source, क्योंकि it is the common people जिनके बारे में हम लिख रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में, उनके इकोनॉमी के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनका वर्क, एवरीथिंग, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. अब ये नाम मैं हाईलाइट कर रही हूँ, रंजीत गुहा, ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो सबल्टन हिस्ट्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रंजीत गुहा नाम। तो ही इज़ एन इंडियन हिस्टोरियन जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सबल्टन हिस्ट्री को एक इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इस्टेब्लिश करने में। सबल्टन हिस्ट्री को एज अ एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को इस्टेब्लिश करने में रंजीत गुहा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. बाबा साहेब आम्बेडकर। अभी यहाँ पे देखिए, सबल्टन हिस्ट्री, रंजीत गुहा का नाम तो आता ही है, लेकिन जब हमने सबल्टन हिस्ट्री, फोकलोर के बारे में बात किया तो हम ये बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सबल्टन आइडियोलॉजी के आने से पहले ही कुछ ऐसी ही सिमिलर आइडियोलॉजीज पाई गई थी महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बातों में और लिखने में, उनकी राइटिंग्स में। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने भी सबल्टन हिस्ट्री, मतलब सिमिलर लाइन्स था, इनके राइटिंग्स में भी सिमिलर लाइन्स था जो ये सबल्टन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्रादिशूद्र कम्युनिटीज। इनफैक्ट महात्मा ज्योतिराव फुले ने तो शूद्रादिशूद्र कम्युनिटीज के बारे में लिखा है, उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा शूद्र होते हैं, एकदम डाउन रैंक वाले, बॉटम मोस्ट रैंक वाले लोग, उनके बारे में। और क्या बुक है उनकी? गुलामगिरी। उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी में लिखा है, ये बहुत ही फेमस है, महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी हुई गुलामगिरी बुक। ठीक है, उसके अंदर किसकी बात, किन की बातों की मेंशन है? शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज, इन कम्युनिटीज की बातें उसमें लिखी गई है गुलामगिरी में। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, शूद्रास एंड अतिशूद्रास डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। उन्होंने खासकर इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि किस तरीके से रिलीजियन के नाम पर वुमेन, शूद्रस एंड अतिशूद्रास, इन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अनजस्टिस, ओके, इनजस्टिस हो रहा है। द टर्म शूद्र एंड अतिशूद्र इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक, है ना, ये जो दो नाम है शूद्रा और अतिशूद्रा, इनका मतलब ही होता है बॉटम मोस्ट रैंक हो गया। इन द कास्ट सिस्टम में सबसे बॉटम मोस्ट रैंक पे आते हैं। The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural political aspects in India. In fact, Dalit caste का बहुत important role रहा है बहुत सारे अलग अलग cultural और political aspects को shape करने में। However, their role was not duly acknowledged. लेकिन उनके काम को इतना light नहीं मिला। In the colonial and nationalistic historiography, मतलब जिन्होंने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी लिखी है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी लिखी है, उन्होंने दलित लोगों के रोल को ध्यान नहीं दिया, उनके ध्यान को एक्नॉलेज नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट टू ऑफ हिज बुक्स, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने तो कंसिस्टेंटली उनके बारे में लिखा है, इन दलित लोगों के बारे में लिखा है, और उनकी दो किताबें हैं, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सबल्टन टाइप। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ सबल्टन टाइप में एक है महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने लिखा है गुलामगिरी, और दूसरा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने लिखे हैं दो किताबें, हु वर द शूद्रास और अनटचेबल्स। फेमिनिस्ट हिस्ट्री। Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. As a result, the role and achievements of women in history remained neglected. काफ़ी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि ज़्यादा करके मेल स्कॉलर्स ही है जो हिस्ट्री लिख रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री लिख रहे हैं, जिसके कारण उनका फोकस कम्प्लीटली मेल पर ही है, मेल हीरोज ही हैं। वुमेन के बारे में तो जैसे मानो लिखा ही नहीं है, उनके काम के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि मतलब उनका रोल तो निगलेक्ट हुआ है, जिसके वजह से
तो इस बात को हाईलाइट करना कि वुमेन का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हिस्ट्री में, तो बहुत बड़ा टास्क था फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के सामने कि अपनी बातों को प्रूव करना है। ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन। साथ ही साथ जितने भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स है वुमेन के, उसको भी कंपाइल करना है, स्टडी करना है, वो भी इम्पोर्टेंट था। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री। प्लस साथ ही साथ अभी तक सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही बताई गई है, वुमेन का पोजीशन क्या है हिस्ट्री में वो भी बताना जरूरी था। अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th century CE, ताराबाई शिंदे वॉज द फोरमोस्ट वन। और जो वुमेन ऑथर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है, वुमेन के बारे में लिखा है, उनमें से जो कि 19th century CE में लिखना चालू किया था ऑलमोस्ट, तो उनमें से जो सबसे बड़ा नाम जो आगे आता है वो है ताराबाई शिंदे। सबसे आगे उनका नाम आता है शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। उन्होंने सबसे पहले तो जब लिखा तो उन्होंने मेल डोमिनेटिंग सोशल सिस्टम को ही अटैक किया कि ये मेल डोमिनेटेड क्यों है, क्योंकि वुमेन का भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो व्हाई इट इज मेल डोमिनेटेड। तो सोशल सिस्टम है, फिर ये कास्ट सिस्टम है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म होना नहीं चाहिए, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा, अटैक किया इन बातों पर कि ये सारी चीजें जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड इन 1882 इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। उनकी जो किताब है स्त्री पुरुष तुलना, ये मैं हाईलाइट करती हूँ, ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी हुई स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। इट वॉज रिटन इन 1882। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन ये एग्जाम में इनके बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड इन 1882 इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। उसको पदवी मिली है कि स्त्री पुरुष तुलना इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक, यानी फीमेल राइटर द्वारा लिखी गई, फीमेल के बारे में लिखा गया। इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वाज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये दूसरी चीज, पंडिता रमाबाई द्वारा लिखा गया द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। 1888 में ये बुक पब्लिश हुई थी। उन्होंने भी वुमेन के बारे में, वुमेन के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में फेमिनिस्ट लिटरेचर जब आया, तब फेमिनिस्ट ऑफकोर्स लिखने वाली फीमेल राइटर्स थे, तो डेफिनेटली उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वुमेन्स को कितने सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, प्लस अगर वो एम्प्लॉयड है तो उनके साथ में जो ट्रीटमेंट होता है वर्क प्लेस पे वो कैसा है, वो गलत है। देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, उनको पॉलिटिकली इक्वल क्यों नहीं उनको राइट मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ने बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने लिखा। अमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कौसम्बी's बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। मीरा कौसम्बी's बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री ईज ऑफ इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ इम्पोर्टेंस क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, ये जो किताब है, इसके अंदर है लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुक्माबाई हु वाज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। मतलब इनके लाइफ के स्टोरीज लिखी हुई है कि पंडिता रमाबाई उन्होंने क्या स्ट्रगल्स फेस किया, और डॉक्टर रुक्माबाई जो फर्स्ट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है इंडिया की, उन्होंने क्या स्ट्रगल्स फेस किया। तो बहुत सारा ऐसा लिटरेचर भी था जो दलित वुमेन के व्यू पॉइंट से लिखा गया था महाराष्ट्र में। डॉक्टर शर्मिला रेगेज वर्क इज नोट वर्दी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर शर्मिला रेगे का जो काम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट वर्दी है, मतलब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेगी। इनफैक्ट उनकी जो बुक है, हर बुक, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, उनकी जो बुक है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर और रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, यानी दलित वुमेन द्वारा उनकी स्टोरी लिखी गई है, राइट। इंक्लूड्स हर एसेज ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द दलित वुमेन। दलित वुमेन ने खुद ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, वो चीज़ें इनके इस किताब में है, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, डॉक्टर शर्मिला रेगे द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। यू कैन हाईलाइट दिस डॉक्टर शर्मिला रेगे एज वेल, बिकॉज इनकी किताब है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज। टेस्टिमनीज मतलब उनके खुद के द्वारा लिखे गए। डू यू नो, लेट अस स्टडी पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई। ये नाम याद रखिए, गोविंद सखाराम सरदेसाई, मराठी रियासत, ठीक है। मराठी रियासत किताब लिखी है गोविंद सखाराम सरदेसाई ने। इट वॉज अ मोमेंटियस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इनकी ये जो किताब थी वो एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना तूफान, लहर लेकर आ गई थी इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी।
His work became so famous that people began to address him as रियासतकार। इसका ये काम मराठी रियासत इतना फेमस हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि लोग गोविंद सखाराम सरदेसाई को रियासतकार के नाम से भी जानने लगे। He published several volumes of मराठी हिस्ट्री। मराठी हिस्ट्री के बहुत सारे वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश किए। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology। अब जैसे ऊपर हमने कुछ आइडियोलॉजीज किए हैं, जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, राइट। ये सब जो हमने हिस्टोरियोग्राफी आइडियोलॉजीज की है, फ्रेमवर्क इनका जो हमने देखा है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे कि उन्होंने इनमें से किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया, कोई भी फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया, विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। उनमें से कुछ थे इंपॉर्टेंट, सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार जीएस सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर शेजावलकर आर नोटवर्दी। ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपको दे डिड नॉट फॉलो एनी आइडियोलॉजी, एनी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ओके, इन देयर राइटिंग्स। In the recent times, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India। Historiography of modern India के लिए ये नाम आप लिख लीजिए, यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा, यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा। Thus, it is evident that Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements। It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements। तो देखो, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते ही थे किसी भी हिस्ट्री के राइटिंग को, मतलब सोसाइटी के बारे में लिखना, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में लिखना, ये तो हिस्टोरियोग्राफी को इन्फ्लुएंस करते ही थे ये पॉइंट्स। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी थे जिन्होंने इन चीज़ों के अलावा हिस्ट्री लिखी है, इन चीज़ों के अलावा वो दूसरी बातों से इन्फ्लुएंस हुए हैं और उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। तो इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।